हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 26 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज के करंट अफेयर क्लास में लल्लन टॉप प्रश्न नहीं है, क्योंकि कुमार गौरव सर को बेटा हुआ है। इस खुशी में उन्होंने जल्दी जल्दी क्लास ली है, और जितनी क्लास ली है सिर्फ करंट अफेयर के लिए है। ठीक है, तो हम सभी की तरफ से कुमार गौरव सर के बच्चों के लिए, उनकी वाइफ के लिए और सर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और संगठन उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ILO की स्थापना हुई थी 1919 में, मतलब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात ILO की स्थापना की गई थी। इसके तहत जो है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन, जो कि इसे कहते हैं कन्वेंशन नंबर 190, ठीक है। तो इसे कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न रोकने के लिए कन्वेंशन नंबर 190 भी कहते हैं। इसे याद रखेंगे। और इस तरह का पहला एशियाई देश कौन बना है। तो इस तरह का कन्वेंशन जो है भागीदारी करने वाला पहला देश बन जाता है फिलीपींस। और कहाँ का, किस महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप का पहला देश बनता है फिलीपींस। अगर बात करें कि ILO में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा है, तो भी है फिलीपींस। अगर फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है मनीला, और मनीला में ही एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अगर बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वह कटक, उड़ीसा में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह मनीला में है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में FAFT ने FAFT ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है। तो FAFT जो है दो प्रकार की सूचियों को जारी करता है, एक तो ब्लैक सूची, दूसरा ग्रे सूची। तो ग्रे सूची से अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को बाहर निकाला था। अभी हाल ही में किसे बाहर निकाला है ग्रे सूची से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा और बारबाडोस। इन 3 देशों को जो है ग्रे सूची से FAFT के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। अब देख लेते हैं FAFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना होती है 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि भारत जो है FAFT का सदस्य कब बना था। तो 2010 में भारत इसका सदस्य बना था। इसके द्वारा जो है FAFT के द्वारा 2 लिस्ट जारी करी जाती है। अगर बोले कि यह लिस्ट जो है किस प्रकार की जारी करी जाती है और किसके लिए जारी करी जाती है, तो आतंकवाद को जो देश फंडिंग करते हैं उनके लिए जो है यह लिस्ट जारी करी जाती है। इसमें मैंने बताया FAFT के द्वारा 2 लिस्ट जारी करी जाती है, एक तो ग्रे लिस्ट, दूसरा ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है निगरानी रखना, यानी कि जो देश जो है उस पर किसी देश के लिए फंडिंग करता है, तो फंडिंग करता है कि नहीं करता है उसको निगरानी उस देश के ऊपर रखते हैं। और दूसरा जो ब्लैक लिस्ट है, अगर निगरानी करता है, अगर उसे पा जाता है कि हाँ ये फंडिंग कर रहा है, तो उस देश पे जो है प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, तो अभी ग्रे लिस्ट से किस देश को बाहर निकाला है, तो UAE, युगांडा और बारबाडोस को जो है बाहर निकाल दिया है। ब्लैक लिस्ट में अभी कौन कौन से देश हैं, ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया। ये 3 देश जो है अभी भी ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, हाल ही में भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच। और यह कहाँ पर अभी प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास यह भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार इसका 5वां क्रम है, और किस जगह पे हो रहा है, तो महाजन फील्ड, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें राजपुताना राइफल्स ने भाग लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है चीन के सैनिक हैं, और भारत की तरफ से ये राजपुताना राइफल्स का सैनिक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जैसे वीर गार्जियन ये किस देश के बीच में होता है, सैन्य मैत्री,
हरिमो शक्ति या भारत और मलेशिया के बीच में होता है। एकता अभ्यास या भारत और मालदीव के बीच में होता है। तो आप सभी को बताना, वीर गार्जियन और सैन्य मित्री ये दोनों अभ्यास किसके बीच होते हैं? तो इंडिया और जापान के बीच, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो 3 अभ्यास, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और सैन्य मैत्री, ये तीनों अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो SECI के द्वारा किया गया है। किस जगह पे किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में किया गया है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो SECI यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मतलब होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। क्लीन एनर्जी, स्वच्छ वायुमंडल, उसके लिए जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी संचालित परियोजना का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया है? तो राजनंदा गांव में। गांव आपको याद रखना है। तो SECI के द्वारा राजनंदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सौर बैटरी संचालित परियोजना का शुभारंभ किया गया है और यह गांव कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसे आप याद रखेंगे। और इस नवीकरणीय ऊर्जा के लिए फंडिंग कौन कर रहा है? तो विश्व बैंक कर रहा है। आपको इसमें 3 प्रश्न याद रखना है। तो पहला आप याद रखेंगे कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन यानी SECI के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर बैटरी संचालित परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा जो है भारत की पहली सौर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई थी? तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में शुरू किया गया था। तो बैटरी वाली कहाँ पे शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। और NTPC वाली कहाँ पे शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ राजस्थान में। और तीसरा देख लेते हैं, PM मोदी द्वारा भी हाल ही में शुभारंभ किया गया है लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो छत्तीसगढ़ में की गई है, रायपुर में। तो 3 प्रश्न याद रखेंगे। तो बैटरी वाली छत्तीसगढ़ किस गांव में? तो आपको गांव का भी नाम याद रखना है, राजनंदा गांव है। और दूसरा मैंने बताया NTPC वाला राजस्थान छत्तीसगढ़ में। और तीसरा लारा वाला, यह रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5वां है, हाल ही में देश की सबसे लंबे केबल ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज जिसका क्या नाम है? सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में किया गया है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। तो सुदर्शन सेतु, इसे पहले सिग्नेचर ब्रिज भी कहते थे। यह देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसका शुभारंभ PM मोदी जी के द्वारा गुजरात में किया गया है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर है, जो कि ओखा मुख्य भूमि से बेट द्वारका तक यह मतलब इसके बीच में यह ब्रिज शुरू की गई है, जो कि किसका बना हुआ है? तो यह केबल ब्रिज से मतलब केबल यानी तार से बना हुआ ब्रिज है। और किस सागर पर बना है? तो अरब सागर के ऊपर बना है, ये आप देख सकते हैं। तो केबल से बना सबसे बड़ा ब्रिज किस राज्य में बना है? गुजरात में बना है। टोटल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। किस सागर में? तो अरब सागर के ऊपर बना है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो PM मोदी जी ने किया है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देश की सबसे लंबा नदी के ऊपर सबसे लंबा देश का सबसे लंबा नदी के ऊपर बना पुल कौन सा है? तो ढोला सादिया पुल है। इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 9.15 किलोमीटर है और यह लोहित नदी पर बना है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं कि समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल। तो समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? अटल सेतु है। इसकी टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो कि मुंबई से नवी मुंबई के बीच में बना हुआ है। तो तार यानी कि केबल का बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुदर्शन सेतु। अगर बात करें कि नदी के ऊपर सबसे लंबा बना पुल कौन सा है? तो ढोला सादिया या भूपेन हजारिका। और समुद्र के ऊपर सबसे लंबा बना पुल है अटल सेतु। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं 6वां प्रश्न है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, जहाँ पे खोज वगैरह या फिर किसी भी चीज़ पर रिसर्च किया जाता है, तो उसे अनुसंधान बोलते हैं। तो भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, IIM शिलांग में। व्याख्या देखते हैं। तो भारत की गति शक्ति अनुसंधान पीठ यह देश का पहला है
और यह कहाँ पे खोला गया है? तो IIM शिलांग में खोला गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका शुभारंभ किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो गति शक्ति अनुसंधान पीठ, अनुसंधान मतलब मैंने बताया कि किसी भी चीज़ पे खोजबीन करना, इसी को जो क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। इसके लिए यह देश का पहला बन जाता है और इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो IIM शिलांग में किया गया है। किसके द्वारा? तो जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय यह जो है भारत में पहली बार खोला गया था। तो यह कहाँ पे खोला गया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में खोला गया है। अगर बात करें कि देश का 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो अभी शिलांग है। तो अनुसंधान पीठ कहाँ पे खोला गया? शिलांग में। और इसके बाद देश का 100वां स्मार्ट सिटी कौन बना है? तो ये भी शिलांग बना है। ये भी आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इसका होस्ट कहाँ पे हो रहा है? इसका होस्ट है स्पेन। और किस जगह पे इसका होस्ट किया जाएगा? बार्सिलोना, स्पेन में। ठीक है, और यह 4 दिन जो है इसका आयोजन किया जाएगा 26, 27, 28, 29 फरवरी को। अगर बात करें स्पेन की राजधानी तो यह मैड्रिड। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का होस्ट कौन सा देश है? स्पेन है और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन में 3 और ऑप्शन थे। तो इटली की राजधानी है रोम, और रोम जो है किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। और रोम में ही किस संगठन का मुख्यालय है? तो FAO का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ब्रिटेन जो है इसकी राजधानी लंदन है, और यह लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? तो अट्टुकल पोंगल, पोंगल नहीं है, अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अट्टुकल पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। जबकि अगर सिर्फ पोंगल पूछे तो पोंगल तमिलनाडु में किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो पोंगल मैंने बताया कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु में। और अट्टुकल पोंगल यह केरल में किया जाता है, और यह 10 दिनों का फेस्टिवल होता है। इसमें जो है केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। ये आप सभी फिगर में देख सकते हैं। इसमें जो है एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें गुड़, चावल, केला और इन सभी चीज़ों का पकवान बनाती हैं। सिर्फ इसमें महिलाएं ही भाग लेती हैं। ठीक है, ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई? तो भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। व्याख्या देखते हैं। देश की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा किया गया है। और इसमें जो है DRDO अपना हथियार, हेलीकॉप्टर और जो मिसाइलें हैं, अस्त्र, आकाश, अग्नि, इस तरह की मिसाइलों का जो है यहाँ पे परीक्षण भी करेगा और प्रदर्शनी भी लगाएगा। तो देश की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? तो DRDO इसमें अपना जो है सभी चीज़ों को इसमें दिखाने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिगर में भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो। ठीक है, 24 से 26 फरवरी के बीच में चलने वाला, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विंग्स इंडिया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? अभी हाल ही में जो है विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बेगमपेट एयरपोर्ट पे किया गया था, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा, हाल ही में PM मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुह और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च किए हैं? तो कैसा है? तो 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज है जिसका नाम है MV गुह और इसके बाद MV निषाद राज है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से किया गया है। अब इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो PM मोदी जी द्वारा 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन
जहाज़ का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया गया है। इसमें जो है पहला है एमबी गुह, जो है नदी से कौन सी है? सरयू नदी, अयोध्या में। ठीक है, तो पहला कहाँ पर होगा? तो पहला जो है कहाँ पर चलने वाला है, ये पहले हम आपको बता दें, यह नौकायन के लिए शुरू किया गया है कि कोई यात्री जाता है, उसे जो है अगर नदी में सैर करना है तो उसके लिए जो है एमबी गुह सरयू नदी में स्टार्ट किया गया है। और दूसरा जो है एमबी निषाद राज, यह जो है गंगा नदी पर वाराणसी में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यह जो है नौकायन के लिए किया गया है। इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? इसमें जो है 50 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज। हाइब्रिड का मतलब होता है यह पहले बैटरी से चलेगा, अगर बैटरी में कोई तकनीकी खराबी होती है तो यह पेट्रोल और डीजल से भी चलाया जा सकता है, इसीलिए इसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कहाँ से किए हैं? तो पीएम मोदी जी ने वाराणसी से किया है। एक जो है कहाँ पर चलने वाला है? एमबी गुह, याद रखेंगे एमबी गुह कहाँ पे चलेगा? तो सरयू नदी अयोध्या में, और एमबी निषाद राज गंगा नदी पर वाराणसी में चलने वाला है। ठीक है, इसमें जो है यात्री क्षमता कितनी है? तो 50 यात्री क्षमता है। इसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप एमबी निषाद राज, और दूसरा आप सभी देखेंगे तो ये आपका हो जाता है एमबी गु। ठीक है, तो मैंने बताया एमबी गु कहाँ पे चलने वाला है? तो ये चलने वाला है अयोध्या में, और एमबी निषाद राज ये वाराणसी में चलने वाला है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने किया है, और इन दोनों जहाज़ों का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? वाराणसी से किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो लास्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करने वाली हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, माय डियर एंड सिस्टर, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और उसकी व्याख्या कंप्लीट कर ली है। कुमार गौरव सर को बेटा हुआ है, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हम सभी की तरफ से। और इसके बाद सर ने आज इतनी इम्पॉर्टेंट टाइम में हम सभी को इतना ही टाइम दे दिए, उसके लिए हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।